वेलकम गाइस मेरा नाम संत कुमार है और मैं आप लोगों के लिए HTML की एक सीरीज लेके आया हुआ हूं। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद होने वाली है। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम जानेंगे कि HTML होता क्या है और वेब की दुनिया में इतना ज़रूरी क्यों होता है। और मैं आपको HTML में बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा कि जैसे HTML में टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, फॉर्म क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए फिर हम सीरीज की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हाइपर टेक्स्ट और दूसरा होता है मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। तो गाइस, हाइपर टेक्स्ट एक क्लिकेबल टेक्स्ट या इमेज होती है जिससे हम किसी दूसरी वेबसाइट, ईमेल या फाइल को लिंक करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैंने ये example.com की वेबसाइट खोली हुई है और जैसे ही मैं मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूं तो देखिए दूसरा यूआरएल या वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि मोर इन्फॉर्मेशन पूरा हमारा जो है हाइपर टेक्स्ट है और जो मोर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। और इसके बारे में मैं आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा। गाइस, अब मैं आपको मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। मार्कअप लैंग्वेज किसी भी डॉक्यूमेंट पेज के स्ट्रक्चर को परिभाषित करती है। बेसिकली यह टैग, एलिमेंट या सिंबल को टेक्स्ट के चारों तरफ रैप करके एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। यह बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है, जैसे हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है या हेडिंग डालनी होती है। और यह सिमेंटिक स्ट्रक्चर में यूज होती है। सिमेंटिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और यह लिंक्स एंड रेफरेंस में यूज होती है और यह डेटा एक्सचेंज एंड स्टोरेज में यूज होती है। गाइस, अब मैं आपको HTML की हिस्ट्री और वर्जन के बारे में बताऊंगा। गाइस, सन 1991 में HTML की शुरुआत हुई थी। इसे एक टी बर्नर्स ली नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था जो कि यूरोपियन रिसर्च सेंटर में काम करते थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की सोची जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आपस में जानकारी शेयर कर सकें। और इसी सोच से जन्म हुआ वर्ल्ड वाइड वेब का। और इस वेब के लिए जो भाषा बनाई गई उसे HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा गया। यह सबसे पहला HTML डॉक्यूमेंट था। ऑफिशियली 1993 में HTML का पहला वर्जन लॉन्च हुआ जिसमें बहुत ही लिमिटेड टैग थे। उसके बाद सन 1995 में HTML का दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स जोड़े गए जैसे कि फॉर्म्स और टेबल्स। 1997 में HTML का तीसरा वर्जन लॉन्च हुआ 3.2 और HTML में स्क्रिप्टिंग सपोर्ट और स्टाइल एलिमेंट्स आ गए। और सन 1999 फाइनली HTML4 लॉन्च हुआ। यह बहुत ही पॉपुलर वर्जन रहा। इसमें स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग दोनों के लिए काफ़ी फीचर्स आ गए थे। लेकिन फाइनली 2014 में जब HTML5 वर्जन लॉन्च हुआ, यह अभी तक का सबसे मॉडर्न ब्राउजर है जो आज भी सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें आपके वीडियो, ऑडियो स्टोरेज जैसे एडवांस फीचर शामिल है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट में ऑडियो, वीडियो देख या सुन सकते हैं। और गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि HTML को मेंटेन कौन करता है। तो आज के समय में HTML को मेंटेन करती है W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब स्टैंडर्ड तय करती है ताकि सारी वेबसाइट हर ब्राउजर पे सही से काम करें। गाइस, अब मैं आपको HTML फाइल एडिटर के सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। आप चाहो नोटपैड यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, या सबसे अच्छा है VS कोड। तो इस सीरीज के लिए मैं VS कोड का यूज करता हूँ। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे VS कोड लिखना है। उसके बाद इसके वेबसाइट या इसके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी विंडो के अनुसार ये आपकी फाइल दे देगा। अगर आप विंडो यूजर हैं तो विंडो वाली फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मैक यूजर हैं तो आप मैक वाली फाइल यूज कर लीजिएगा। अगर आप लाइनेक्स यूजर हैं तो इन दोनों में से आप अपने प्लेटफॉर्म के अनुसार इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडो यूज कर रहा हूँ तो जैसे देखिए मैंने विंडो पे क्लिक किया तो इसमें देखिए थोड़ी देर बाद ये डाउनलोड की ऑप्शन, ये देखिए फाइल आ गई है। इसको आप नॉर्मल से सेव कर लीजिएगा तो ये फाइल सेव हो जाएगी। फिर आप अपने डाउनलोड डायरेक्टरी पे जाइएगा और VS कोड की फाइल पे डबल क्लिक करिएगा और इसके एग्रीमेंट को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा और उसके बाद आपका जो है इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा तो आपका इस तरीके का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी कुछ और सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जाइएगा, एक्सटेंशन पे जाइएगा और यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन है HTML प्रीव्यू, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप लिखोगे HTML प्रीव्यू,
देखिए यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे 2 वर्जन आ जाएंगे। इसमें जो भी आपको वर्जन अच्छा लगे, जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इस पे ट्रस्ट दिस पब्लिशर पे मैं ये क्लिक करता हूँ। आप चाहो तो इसमें दूसरा वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो, एक साथ आप मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे डिसेबल और अनइंस्टॉल का आइकन आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे आप यहाँ इस वाले आइकन पे क्लिक करिएगा, यहाँ से सेटिंग पे जाइएगा, इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये विंडो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद गाइस ऑटो सेव में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैंने ऑन फोकस चेंज पे रखा हुआ है। यहाँ से आप इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। मैंने 18 रखा हुआ है, हो सकता है आपके में छोटा कम दिखा रहा हो, या आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप चाहो तो इसकी थीम को चेंज कर सकते हो। थीम पे जाइएगा, यहाँ से कलर थीम पे जाइएगा और यहाँ से ये जो सारी थीम्स है ये चूज़ कर लीजिएगा। मैंने फ़िलहाल डार्क मॉडर्न वाली थीम को चूज़ किया हुआ है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली फ़ील आ जाएगी। मान लीजिए मैंने अगर दूसरी कोई थीम चूज़ करी होती तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारी ये थीम आ गई है। फिर से मुझे उस थीम को चूज़ करना है, मैं थीम पे जाता हूँ, कलर थीम पे जाता हूँ और यहाँ से डार्क मॉडर्न पे चूज़ करता हूँ। तो यहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं। आपको व्हाइट रखना है व्हाइट रखिए, आपको ब्लैक रखना है ब्लैक रखिए। उसके बाद गाइस आप फाइल पे क्लिक करिएगा, यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल या न्यू फाइल, यहाँ से ओपन फाइल या ओपन फ़ोल्डर, यहाँ से सब कुछ ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। उसके लिए आप चाहो तो आप कोई भी नई फाइल ओपन कर लीजिएगा। अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो नोटपैड या नोट प्लस प्लस या वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो फाइल में जाइए आप, न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करिए और यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दीजिएगा। ये कोड आपको नेट से मिल जाएगा। ये बना बनाया एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर में होता क्या है। सबसे पहले आपको टॉप पे दिखेगा डॉक टाइप एचटीएमएल। ये दिखाता है कि ये एचटीएमएल का कौन सा वर्जन है। तो ये डॉक टाइप एचटीएमएल सिर्फ ये दिखाता है कि ये एचटीएमएल का 5 वर्जन है। प्रीवियस वर्जन का मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ कि प्रीवियस वर्जन में डॉक टाइप एचटीएमएल कैसा होता था। उसके बाद गाइस ये देखिए एचटीएमएल, ये इसका रूट एलिमेंट होता है। ये टैग आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद ये लैंग का मतलब लैंग्वेज होता है। ये गाइस एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि हमारी टैग में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं और मैं एट्रीब्यूट्स के कुछ कॉमन्स है नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में आपको बता दूंगा। उसके बाद लैंग के बाद ये ईएन का मतलब होता है कि एचटीएमएल पेज की लैंग्वेज इंग्लिश है और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे ईएन की जगह आपने हिंदी में करना है तो आप एचआई कर सकते हो। तो यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो बेसिकली मैं ईएन कर देता हूँ इंग्लिश के लिए। उसके बाद गाइस ये हेड सेक्शन आता है। ये देखिए हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका एंड होता है। हेड सेक्शन के अंदर आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, टाइटल टैग होता है और आपका जो है लिंक्स और सीएसएस की फाइल और जेएस की फाइल होती है। सबसे पहले आपका टॉप में आता है मेटा चार सेट यूटीएफ-8। ये गाइस क्या करता है, एचटीएमएल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होता है या मल्टीपल लैंग्वेज को कॉल कराने में हेल्प करता है। उसके बाद गाइस आप ये देख रहे हैं मेटा कंटेंट विद डिवाइस। इसका मतलब ये होता है ये रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है आपका। उसके बाद आपका ये टाइटल आता है। तो टाइटल में आप कुछ भी पेज का टाइटल लिख देते हो। तो इसमें लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट एचटीएमएल पेज। तो इसमें कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हो। उसके बाद गाइस मेटा टैग में मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। इस टैग का यूज एसईओ के लिए किया जाता है। इस टैग की सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेटा लिखा जाता है, फिर नेम लिखा जाता है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, फिर यहाँ पे कंटेंट लिखा जाता है और कंटेंट के अंदर यहाँ पे इन डबल कॉमा के बीच में आप जो भी पेज का समरी होता है वो लिखते हो या पेज के अबाउट के बारे में लिखते हो। तो ये 2 से 3 लाइन के बीच में आप समरी लिख सकते हो। जो भी आप यहाँ पे समरी लिखते हो ये गूगल पे दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं गूगल पे एचटीएमएल सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी ये W3C की साइट खुल जाती है और उसमें ये देखिए ये आपको ये कंटेंट दिख रहा है। जो भी ये कंटेंट दिख रहा है ये आपका जो है W3 साइट की मेटा डिस्क्रिप्शन में कंटेंट में पड़ा होता है। वो गूगल बाय डिफॉल्ट इसको कॉल कर लेता है। तो अब आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी कि मेटा डिस्क्रिप्शन टैग का यूज कैसे होता है। और उसके बाद आप ये जो सीएसएस फाइल देख रहे हो, सीएसएस फाइल को कॉल कराने के लिए हम लिंक का यूज करते हैं। लिंक में रील लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं स्टाइल शीट और यहाँ पे उसका टाइप डिफाइन करते हैं टेक्स्ट और /CSS। उसके बाद यहाँ से उसका फोल्डर, यहाँ से उसका पार्ट डिफाइन करते हैं href में। उसमें ये देखिए CSS फोल्डर का नाम होता है और ये जो डॉट एक्सटेंशन वाली फाइल होती है ये आपकी CSS होती है।
यहाँ पे आप फ़ोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं और style.css में भी आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो इसका एक्सटेंशन होता है .css ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है आप जेएस फाइल देख रहे हैं। जेएस फाइल को कॉल कराने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना होता है, फिर सोर्स एट्रीब्यूट लिखना होता है, उसके बाद ये इसकी पाथ होती है। पाथ का मतलब होता है कि ये फ़ोल्डर जहाँ पे आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, और उसके बाद ये फ़ाइल का नेम होता है, ये आपका यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, और ये .js ये फिक्स होता है, ये आपको रखना ही रखना होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीएसएस और जेएस का यूज़ कैसे होता है। उसके लिए गाइस ये देखिए, आप ये साइट देख रहे हैं, अभी ये साइट हमारी बिना सीएसएस की है। तो सीएसएस क्या करती है, पेज में जो है स्टाइल प्रोवाइड कराती है, पेज को ब्यूटीफाई करती है और उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करती है। यदि मैं इसमें सीएसएस ऐड कर देता हूँ तो इसका लुक देखिए ऐसा दिखता है। ये देखिए, कितना अच्छा लुक दिख रहा है। ये देखिए बिना सीएसएस का लुक है और ये देखिए सीएसएस का लुक है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सीएसएस के थ्रू देखिए हम ये कलर कॉल करा रहे हैं, हेडिंग को जो है छोटा-बड़ा भी हम कर सकते हैं, और ये देखिए इमेज की लेफ्ट में कॉल है, ये टेक्स्ट हमारा राइट में कॉल है। ये सारी चीज़ें जो हम सीएसएस के थ्रू कॉल करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जेएस का यूज़ क्या होता है। जेएस का यूज़ होता है पेज में इंटरैक्टिविटी को प्रदान करना। मतलब जैसे कि आप ये स्लाइडर देख रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है और लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। तो ये हमारा जेएस के थ्रू होता है। या आप पेज में कोई भी इनपुट नंबर डालते हैं और आउटपुट आ जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जेएस के थ्रू होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सीएसएस क्या होता है और जेएस क्या क्या होता है और इनका यूज़ क्या होता है। अब मैं आपको एचटीएमएल में, उसके बाद देखिए यहाँ से हेड हमारा बंद हो रहा है, उसके बाद हमारा ये बॉडी टैग चालू हो रहा है। ये बॉडी टैग यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ से आपका एंड हो रहा है। बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो हमारी विजुअल दिखती हैं। या जैसे देखिए ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे आपकी इमेज कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकता है, लिस्ट आइटम कॉल हो सकते हैं, इमेजेस कॉल हो सकती है। जो भी चीज़ें यहाँ पे डेटा रखा जाएगा वो चीज़ आपका प्रीव्यू में दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस पेज को सेव करके दिखाता हूँ कि पेज सेव करने के बाद हमारा पेज का प्रीव्यू कैसा दिखता है। तो उसके लिए आप फाइल में जाइएगा, यहाँ से सेव में जाइएगा और यहाँ से आप फ़ोल्डर का नाम आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मैं फ़ोल्डर का नाम जैसे कि मैं फ़ोल्डर का नाम एचटीएमएल हिंदी चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पेज का नाम दे देता हूँ। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एचटीएमएल में बाय डिफ़ॉल्ट पेज हम इंडेक्स के नाम से रखते हैं। आप नाम तो कोई भी रख सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस में अच्छा है कि अगर आप पहला पेज बना रहे हो तो उसको आप इंडेक्स रखो। तो मैं इसको नाम इंडेक्स रखता हूँ, उसके बाद मैं इसका एक्सटेंशन लगाता हूँ। एक्सटेंशन एचटीएमएल के लिए .html होना चाहिए। पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन आपका जो है सिर्फ़ .html होना चाहिए। उसके बाद आप इसको सेव करा लीजिएगा। उसके बाद आप फ़ोल्डर में जाइएगा अपने, उसके बाद देखिए मैं पेज पे फ़ोल्डर में गया, यहाँ से मैंने पेज पे डबल क्लिक किया, ये आपका पेज दिख गया। देखिए ये हमारा बॉडी टैग के अंदर माय फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ था और माय फर्स्ट पैराग्राफ दिखा हुआ था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे जो भी लिखा होगा ये आपका यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद टाइटल में हमने क्या लिखा था, दिस दिस इज़ माय फर्स्ट एचटीएमएल पेज। तो ये देखिए आपका हमारा यहाँ पे टाइटल में दिख रहा है। तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी कि सारे टैग्स आपके समझ में आ गए होंगे, कि सारे जो है कैसे यूज़ होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि एचटीएमएल में टैग लिखा कैसे जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लोअर दैन सिंबल लिखना है, फिर आपको कोई भी वैलिड टैग का नाम लिखना है, जैसे कि H1P, तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। उसके बाद आपको ग्रेटर दैन सिंबल लिखना है, उसके बाद आपको लोअर दैन सिंबल फिर से लिखना है, फिर आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, फिर उसी टैग का नाम लिखना है और फिर आपको ग्रेटर दैन सिंबल लिखना है और उसके बीच में आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो और इसको बोलते हैं एलिमेंट कंटेंट और पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एलिमेंट। यानी कि पैराग्राफ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एलिमेंट कहलाता है और इस कंटेंट को बोलते हैं एलिमेंट कंटेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एचटीएमएल में टैग कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और मैं आपको कुछ बता दूं कि कुछ एचटीएमएल टैग्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल टैग होता है, यानी इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। अभी आप ये जो देख रहे हो इसमें क्या, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। जैसे आपको मैं बता दूं, आपको अगर बी आर टैग लिखना है तो ये इसमें सिर्फ एक ही टैग होता है, ओपनिंग टैग। और आपको जैसे एचआर टैग लिखना है तो इसमें भी सिर्फ आपका ओपनिंग टैग होता है। एचटीएमएल में मोस्टली एलिमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टैग होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एचटीएमएल में टैग क्या होते हैं और टैग को कैसे लिखा जाता है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू कराने के लिए एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे पेज को सेव करा लीजिए, फ़ोल्डर पे जाइए और यहाँ से आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो ये देखिए दिस इज़ पैराग्राफ टैग लिख के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप वीएस कोड ओपन करिए, यहाँ से देखिए ये वाला आइकन जो हमने एचटीएमएल प्रीव्यू पे
इंस्टॉल किया था, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रीव्यू विंडो खुल जाएगी। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। कमेंट्स का काम बेसिकली आपको हेल्प प्रोवाइड कराना होता है कि जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, मुझे इस टेक्स्ट को कमेंट करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है कि वो कमेंट एक तरीके से डिसेबल टेक्स्ट होता है, वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होता है, वो आपका प्रीव्यू में नहीं दिखाई देता और ना ही वो आपका कहीं भी काउंट होता है। जैसे मुझे इस वर्ड को कमेंट करना है तो उसके लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, लोअर देन सिंबल, एक्सक्लेमेटरी, देन डैश डैश और उसके बाद यहाँ से डैश डैश और ये ग्रेटर देन सिंबल। ये आपका HTML में कमेंट्स होता है। ये कमेंट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि HTML में कमेंट्स क्या होता है और कैसे लिखे जाते हैं। गाइस अब मैं आपको HTML में हेडिंग टैग के बारे में बताता हूँ। तो HTML में 6 तरीके की हेडिंग टैग होती हैं जिसमें H1, H2, H3, H4, H5 और S6 होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये लिखी कैसे जाती हैं। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको लोअर देन सिंबल लिखना है, फिर टैग का नाम लिखना है जैसे H1, फिर ग्रेटर देन सिंबल, फिर लोअर देन सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश, टैग का नाम, देन ग्रेटर देन सिंबल और यहाँ बीच में आपको जो है कंटेंट प्लेस करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ H1 के लिए दिस इज H1 हेडिंग टैग। तो ये देखिए हमारी H1 आ गई। सेम इस तरीके से आपको H2 लिखना है तो मैं H2 आपको लिख के दिखा देता हूँ जल्दी से और मैं आपको H2 लिख के दिखा देता हूँ जल्दी से। और इसमें आप कंटेंट प्लेस कर दीजिएगा, यहाँ पे H2 लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आप H3 लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्मल सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसी तरीके से आप H4 लिख लीजिएगा। H5 और S6। और मैं कंटेंट का वो चेंज कर देता हूँ, H3, H4, H5 एंड H6। अब आप प्रीव्यू में देख रहे होंगे, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि H1 हमारा सबसे बड़ा हेडिंग टैग है और H6 सबसे छोटा टैग है और बाकी वो उससे अपने साइज के अनुसार छोटे हो जा रहे हैं। मतलब H1 से छोटा H2 है, H2 से छोटा H3 है, H3 से छोटा H4 है, H4 से छोटा H5 है, सबसे छोटा H6 है। इसका मतलब ये है कि H1 टैग सबसे बड़ा होता है और H6 टैग सबसे छोटा होता है। और मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि H1 टैग HTML पेज में एक ही पेज में एक ही बार यूज होता है। ये पेज की हेडिंग को बताता है कि पर्टिकुलर इस पेज की हेडिंग क्या है। उसके बाद आप H2 या H3, H4, H5, S6 टैग को कितने भी बार आप यूज कर सकते, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पेज में H1 टैग एक ही बार यूज करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेज में हेडिंग टैग यूज क्यों करे जाते हैं। एक तो पहला रीजन क्या है, पेज में हेडिंग देने के लिए कि इससे पेज हमारा ये लगता है कि ये हेडिंग्स, ये मेन हेडिंग है, ये इसकी छोटी हेडिंग है, ये इसकी छोटी हेडिंग है। सेकंड रीजन क्या है कि जो गूगल होता है वो हेडिंग टैग को प्रमोट करता है, मतलब एसईओ के लिए हेडिंग टैग यूज होती है कि अगर आप पेज में आप हेडिंग टैग अच्छे से यूज कर रहे हो तो गूगल पे आपका पेज अच्छे से आएगा। तो बेसिकली ये सर्च इंजन के लिए यूज होता है और यूजर की हेल्प के लिए यूज होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पेज में हेडिंग टैग्स होते क्या हैं। और इस पेज को मैं सेव करा देता हूँ हेडिंग के नाम से। अब मैं आपको HTML में टेक्स्ट टैग के बारे में बताऊंगा। टेक्स्ट टैग में सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ टैग के बारे में बताऊंगा। अभी आप ये कोड पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 पैराग्राफ दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। लेकिन आप प्रीव्यू में आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिख रहा होगा। इसका मेन रीजन ये है कि ब्राउजर टैग को रेंडर करता है, ना कि प्लेन कोड को। तो हमें प्रीव्यू में पैराग्राफ दिखाने के लिए हमें पैराग्राफ टैग का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग पैराग्राफ टैग, देन यहाँ पे क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। जैसे ये मैंने देखिए एक पैराग्राफ टैग लगाया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया और ये हमारा दूसरा पैराग्राफ बन गया। यहाँ पे भी देख लीजिए, अब ये हमारा एक पैराग्राफ है और ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। उसके बाद फिर मैं करता हूँ, फिर अगर हमें 2 पैराग्राफ करने हैं तो यहाँ पे फिर से मैं पैराग्राफ का ओपनिंग टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग लिखता हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ का ओपनिंग टैग लिखता हूँ और यहाँ पे क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग लिखता हूँ। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि HTML में हम पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं।
अब मान लीजिए एक कंडीशन और है कि आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पे व्हेन लिखा, यहाँ से हमारा टेक्स्ट सिंगल लाइन में आए। अब मान लीजिए एक कंडीशन ये आती, अब ये चाहते हो कि हमारा व्हेन से जो है, व्हेन से लेके टुक तक एक लाइन पे रहे और आ से लेके बुक तक एक लाइन पे रहे। तो ऐसी कंडीशन के लिए वो भी सिंगल लाइन का ब्रेक हो, ना कि डबल लाइन का। देखिए पैराग्राफ में क्या हमारी डबल लाइन का ब्रेक है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम बी आर टैग का यूज करते हैं। बी आर टैग आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसमें आपको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी आर लिखेंगे। जैसे ही देखिए मैंने बी आर लिखा तो हमारा जो है वेन से लेके सारा टेक्स्ट एक लाइन में आ गया। अगर आप ये चाहते हो कि वेन से लेके टुक तक एक लाइन में है और आ गैलरी से नीचे एक लाइन में है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल सा बी आर फिर से लिख दीजिए। तो हमारा देखिए क्या हुआ कि ये एक लाइन में आ गया है और ये एक दूसरी लाइन में आ गया है। अगर एक कंडीशन क्या होती है कि आप बी आर टैग को एक बार लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बी आर टैग एक बार और लिख दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने बी आर टैग और लिख दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये डबल लाइन ब्रेक लेगा, मतलब ये सेम पैराग्राफ जैसा होगा। लेकिन जहां भी आपको डबल लाइन ब्रेक चाहिए तो वहां पे गाइस कोशिश करिएगा कि आप पैराग्राफ टैग का ही यूज करें। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पैराग्राफ टैग और बी आर टैग में हमारा डिफरेंट क्या होता है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक बी आर टैग को हटा देता हूँ। अब मान लीजिए आप ये चाहते हो कि HTML में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, कि आप चाहते हो ये हमारा ये वाला टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। तो HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के दो टैग यूज होते हैं, एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग और एक टैग होता है बी टैग यानी बोल्ड टैग। जैसे मैं चाहता हूं कि हमारा ये वाली लाइन हमारी बोल्ड हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग का ओपनिंग टैग, और यहाँ पे मैंने क्या कहाँ तक जहाँ तक हमें करना है वहां तक हमने स्ट्रॉन्ग का क्लोजिंग टैग लिख दिया। ये देखिए हमारा ये वाला टेक्स्ट हमारा जो है क्या स्ट्रांग हो गया है। अब मैं आपको बोल्ड टैग का भी यूज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको शुरुआत की एक लाइन बोल्ड करनी है, यहाँ से लेके जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड लिख दिया, बी ओपनिंग टैग लिख दिया और यहाँ पे मैंने बी का क्लोजिंग टैग लिख दिया। आप ये देखिए प्रीव्यू में हमारी ये वाली लाइन भी बोल्ड हो गई है और हमारी ये वाली लाइन भी बोल्ड हो गई है। अब आपको एक चीज कंफ्यूजन लग रही होगी कि दोनों टेक्स्ट का प्रीव्यू हमारा सेम होता है, लेकिन इनका यूज कहाँ पे करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कहाँ पे होता है। जैसे आप किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो या उसको एक वैल्यू देना चाहते हो, तो वहां पे आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करिएगा। स्ट्रॉन्ग टैग आपका एसईओ फ्रेंडली होता है। लेकिन जहां पे आप ये चाहते हो कि ये टेक्स्ट सिर्फ सिंपल डिजाइन के लिए यूज होता है, इसका किसी हाईलाइट या स्ट्रॉन्ग वर्ड से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल सा डिजाइन के लिए यूज हो रहा है, स्टाइलिंग के लिए, तो वहां पे आप बोल्ड टैग का यूज करिएगा। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, स्ट्रॉन्ग टैग आपको कहाँ पे यूज करना है और आपको बोल्ड टैग कहाँ पे यूज करना है। अब मैं आपको एक टैग के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए HTML में दो टैग यूज होते हैं, एक आई टैग यूज होता है और एक एम टैग यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आई टैग के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको एम टैग के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये वाला वर्ड्स आपको इटैलिक करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आई लिखता हूँ, आई मैं ओपनिंग टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं आई का क्लोजिंग टैग लिखता हूँ। गाइस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां से अगर आपने आई लिखा है तो यहां से आप क्लोज होगा। ये नहीं आप करिएगा कि मान लीजिए कि आपने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिख दिया है तो आप आई इसको यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, ये आप गलत गलत माना जाएगा। जहां से आपका टैग क्लोज होता है वहीं से आपका क्लोजिंग में बंद होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग टैग हमारा आई से पहले चालू हुआ है तो आई के बाद ही खत्म होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारा टेक्स्ट आपका इटैलिक हो गया है। अब ये चाहते हैं कि सेम कंडीशन हमारी क्या है कि हमारी जो है ये लास्ट वाली लाइन इटैलिक हो जाए। तो यहाँ पे व्हेन है, यहाँ पे मैं एम का यूज करूंगा, ई एम, एम ओपनिंग ओपनिंग टैग और एम हमारा जो है यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग का यूज करता हूँ। अभी आपको क्या हो रहा होगा, देखिए ये वाला टेक्स्ट भी हमारा इटैलिक हो गया है और ये वाला टेक्स्ट भी हमारा इटैलिक हो गया है। अब आपको एक चीज नहीं कंफ्यूजन कर रही होगी कि यार ऐसा है दोनों तो वर्ड्स हमारे इटैलिक सेम दिख रहे हैं, तो यूज इनका कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आई टैग का यूज कहाँ पे होता है। आई टैग का यूज जैसे कि आपको फॉरेन वर्ड्स लिखना है या कोई टेक्निकल टर्म लिखना है या फॉरेन की कंट्री का नाम लिखना है या पर्टिकुलर कोई नाम लिखना है, तो वहां पे आप जो है आई टैग का यूज करिएगा। और एम टैग जैसे आपको किसी
कि कोई वार्निंग देनी है या कोई वर्ड स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम एम टैग का यूज करेंगे। वार्निंग या स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी हो, पर्टिकुलर उस चीज़ को आप बहुत वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है एम टैग का यूज करिएगा। एम टैग आपका एसईओ फ्रेंडली होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आई टैग का यूज कहाँ पे करना है और आपका एम टैग का यूज कहाँ पे करना है। अब इसके बाद मान लीजिए आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये आ गैलरी वाले टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एचटीएमएल में यू टैग का यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, यू ओपनिंग टैग लिखना होगा और यू को क्लोजिंग टैग लिखना होगा। देखिए, यहाँ से हमारी टेक्स्ट क्या हुई, अंडरलाइन हो गई है। आप ये चाह रहे हो कि जो है हमारा ये वाली यहाँ से जो है एक हॉरिजेंटल लाइन बन जाए। तो मान लो ये टेक्स्ट अलग हो जाए और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन बन के ये टेक्स्ट हमारा डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम एचआर टैग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड पैराग्राफ पे हम आते हैं, यहाँ वाली पे, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एचआर। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसमें आपको क्लोजिंग टैग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने एचआर लिख दिया। देखिए जैसे मैंने एचआर लिखा तो हमारा क्या हुआ, इसके नीचे एक हमारी अंडरलाइन आ गई। अब हमारा टेक्स्ट ये डिवाइड हो गया है। और उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ गई एचआर टैग क्या होता है। अब आपने कुछ ई-कॉमर्स साइट पे या कुछ साइट पे देखा होगा कि टेक्स्ट आपका डिलीट क्रॉस बन के आता है, स्ट्राइक थ्रू बन के आता है। जैसे मैं आपको ई-कॉमर्स साइट पे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कोई प्रोडक्ट 100 का है, मान लीजिए उसको 50 का बेचा जा रहा है, तो 100 वाले वर्ड्स को वो काट देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम डेल वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमें इतने वर्ड्स को काटना है, प्रिंटिंग द टाइप सेटिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डेल ओपनिंग टैग लिखूँगा और यहाँ पे मैं डेल का क्लोजिंग टैग लिख दूँगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब मान लीजिए एक कंडीशन ये आती है कि आप जैसे कोई भी वर्ड्स है, वेबसाइट में देखते हैं कि जैसे डिस्क्लेमर होता है या कोई नोट्स होता है, वो छोटे वर्ड्स में लिखा जाता है। तो उसको लो वैल्यू हमें देनी होती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें ये वर्ड्स जो है, इस वर्ड्स को हमें लो वैल्यू देनी है, इस वर्ड्स को हमें छोटा लिखना है, तो वहाँ के लिए हम स्मॉल वर्ड यूज़ करेंगे। तो SMALL स्मॉल ओपनिंग टैग लिखेंगे और स्मॉल का क्लोजिंग टैग लिखेंगे। देखिए ये चीज़ हमारी जो है क्या हो गई है, छोटी हो गई। लेकिन आप ये चाहते हैं ये वर्ड हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको HTML में एक चीज़ और बताता हूँ। उसके लिए मैं एक नई फ़ाइल ले लेता हूँ और इस फ़ाइल को मैं सेव करा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट टैग, ऑलरेडी बनी हुई, तो मैं इसको रिप्लेस करा देता हूँ। अब मैं एक नई फ़ाइल ले लेता हूँ। गाइस HTML में 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक होता है इनलाइन एलिमेंट्स। और दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं जिनको लिखने पर, और वो हमेशा फुल विड्थ लेते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, हमारे इनलाइन एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट के अंदर हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं आ सकते। एग्जाम्पल के लिए आपका पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, लिस्ट आइटम, टेबल और डिवीजन टैग। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ पैराग्राफ टैग का। मान लीजिए मैंने पैराग्राफ टैग यहाँ पे लिखा और पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये देखिए हमेशा क्या हुआ कि ये देखिए हमेशा नई लाइन से स्टार्ट हुए हैं और जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस ले रहे हैं, फुल स्पेस ले रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए फिर से कंडीशन में क्या हुआ, इसने देखिए फुल विड्थ ली, लेकिन जस्ट अपोजिट इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, उनको जितनी स्पेस चाहिए होती है बस उतनी लेते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखना होता है, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग टैग मैंने लिखा यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें इसने जितनी स्पेस ली हमेशा उतनी ही, जितनी ज़रूरी चाहिए उतनी स्पेस ली, और ये हमें, और ये न्यू लाइन से नहीं स्टार्ट होते हैं। तो दोनों में इतना अंतर होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं ये उसी लाइन पे रहते हैं और जितनी हो सके बस उतनी ही विड्थ लेते हैं। और हमेशा, और एक चीज़ और याद रखिएगा, इनलाइन एलिमेंट के अंदर आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं आते हैं। यानी आप कभी भी जो है पैराग्राफ टैग को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर कभी मत रखिएगा। आप ये चाहते हो कि हमारा पूरा पैराग्राफ स्ट्रांग हो जाए, तो पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे ओपनिंग टैग लिखना है और आपको
यहाँ पे क्लोजिंग टैग लिखना है। मतलब कि ब्लॉक लेवल के अंदर ही हमेशा आपको इनलाइन एलिमेंट लिखना है। ये ना हो कि आप जो है सेम या उल्टा कर दो, ये कंडीशन कर दो कि जो है इनलाइन एलिमेंट के अंदर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट कर दो। प्रीव्यू में तो आपको सेम दिखेगा, लेकिन जो HTML के रूल है उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो हमेशा याद रखिएगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ही आप जो है इनलाइन एलिमेंट को रखिएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपको इनलाइन एलिमेंट्स में आपके स्ट्रॉन्ग टैग आ गया, आई टैग आ गया, आपका एम टैग आ गया, आपका मतलब जो भी टैग ऐसे होते हैं जो नई लाइन से नहीं स्टार्ट होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको HTML में लिस्ट आइटम के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले इस पेज को सेव कर लेते हैं। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का है, इसको एक नया पेज बना लेते हैं लिस्ट आइटम के नाम से। अब मैं आपको HTML में लिस्ट आइटम के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली HTML में 3 टाइप की लिस्ट आइटम होती हैं। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की। मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिख दिया है और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। VS कोड में आपको कमेंट करने के लिए कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा। गाइस अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, एक बुलेट पॉइंट में दिखती है और इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। गाइस इसको लिखने के लिए सबसे पहले UL ओपनिंग टैग लिखना होगा और UL क्लोजिंग टैग लिखना होगा। UL मीन्स होता है अनऑर्डर लिस्ट और UL के अंदर आपको जो है LI लिखना होगा। LI मतलब लिस्ट आइटम, LI ओपनिंग टैग और LI क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड लिख देंगे, जैसे मैंने एप्पल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉट में आ गया। अगर आपको सेम और लिखना है तो सेम LI ओपनिंग टैग और LI क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिख दीजिए, जैसे मैंने ग्रेप्स लिख दिया है। फिर से अगर आपको लिस्ट आइटम बनानी है तो LI ओपनिंग टैग और LI क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैंने बनाना लिख दिया BANANA। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। आप बनाना को ऊपर भी लिख सकते हो या बनाना को नीचे भी लिख सकते हो। अब हम इसके बाद बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की। देखिए मैंने ऑर्डर लिस्ट ली है, इसको मैं कंट्रोल फॉरवर्ड से कमेंट कर देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ऑर्डर होता है, वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और कोई वर्ड भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 भी हो सकता है और ABCD भी हो सकता है। ऑर्डर लिस्ट लिखने का मेन तरीका क्या है, UL की जगह आप OL लिखना होगा, मतलब OL ओपनिंग टैग। OL का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट एंड OL क्लोजिंग टैग। और उसके बाद सेम आपको LI लिस्ट आइटम लिखना होगा, LI ओपनिंग टैग और LI क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे भी सेम वर्ड आप लिख सकते हो। मान लीजिए एप्पल लिख दिया, इसको एप्पल 1 कर देता हूँ मैं। और सेम चीज़ इसको अगर आपको जल्दी लिखना है तो यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए और इसको एप्पल 2 लिख दीजिए और इसको आप एप्पल 3 लिख दीजिए। ये देखिए दोनों में एक चीज़ का अंतर है, इसमें पर्टिकुलर स्पेशली एक ऑर्डर दिया हुआ है कि इसमें ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये उसके बाद में आएगा। अब OL में कुछ और चीज़ें होती हैं, आप ये चाहते हो कि यार 1 2 3 की जगह ABCD आ जाए या कुछ और आ जाए। तो जैसे मान लीजिए आपको ABCD लानी है, तो यहाँ पे OL के बाद, जैसे OL के बाद में आप स्पेस मारिएगा, यहाँ पे आप टाइप एट्रीब्यूट लिख दीजिएगा। टाइप लिख दीजिएगा, टाइप क्या होता है, टाइप एट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिएगा। वैल्यू में जैसे मैंने क्या कर दी, मैंने A दे दी। तो ये देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ABCD आ गया है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ और यहाँ पे OL टाइप लिखना है और यहाँ पे मैंने A लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल a से हमारा स्मॉल a दिख रहा है। अगर आपको कैपिटल A लिखना है तो ये देखिए हमारा कैपिटल A दिख रहा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। आप चाहते हो कि ये चीज़ हमारा रोमन नंबर से आ जाए, तो यहाँ पे आप कैपिटल I लिख दीजिएगा। तो ये आपका रोमन नंबर से आ गया। देखिए 1 2 3 4। अगर आप स्मॉल I लिखते हैं तो ये देखिए हमारा स्मॉल से आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। बेसिकली दोनों में क्या होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ये बुलेट पॉइंट से दिखते हैं। और इसमें ऑर्डर होता है, इसको आप 1 2 3 4 ABCD या आप रोमन नंबर से लिख सकते हो। थर्ड हमारी क्या आती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। गाइस जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है उसमें ना OL यूज होता है ना LI यूज होता है। तो मैं आपको बताता हूँ लिखते कैसे हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने लिख दिया और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं
सबसे पहले हम DL ओपनिंग टैग लिखेंगे और DL का क्लोजिंग टैग लिखेंगे। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे DT। DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। DT ओपनिंग टैग एंड DT क्लोजिंग टैग। और इसमें मैं कोई वर्ड लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं HTML, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे DD का मतलब होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। DD ओपनिंग टैग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया DD क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे मैं कोई डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जैसे मैंने ये दे दिया। और उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ DT ओपनिंग टैग एंड DT क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ HTML की जगह CSS, और फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ DD ओपनिंग टैग एंड DD क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ। अभी आपको ये चीज़ नॉर्मल सा लग रही होगी, लेकिन गाइस अगर मैं इसमें CSS का यूज करता हूँ तो आपको ऐसा प्रीव्यू दिखाई देगा। CSS के लिए मैं स्पेशली आने वाले समय में मैं CSS की सीरीज लॉन्च करूँगा, जिससे आप CSS सीख सकते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। अब मैं आपको HTML में कोड के बारे में बताता हूँ कि आपको, जैसे HTML में आपने देखा होगा कोड होते हैं कि कुछ लोग कोड करते हैं, तो उसके लिए HTML में दो टाइप के कोड होते हैं, एक सिंगल लाइन कोड होता है और एक होता है मल्टी लाइन कोड। और हम सिंगल लाइन के लिए क्यू टैग का यूज करते हैं और मल्टीपल लाइन के लिए हम ब्लॉक कोड टैग का यूज करते हैं। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, तो आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि जैसे आप ये वर्ड लिखा हुआ है, मुझे आई लव प्रोग्रामिंग को कोड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंगल लाइन के लिए क्यू ओपनिंग टैग लिखूंगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यू क्लोजिंग टैग। आप देखिएगा यहाँ पे डबल कॉमा से ये कोट हो गया है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो है सिंगल लाइन कोड कैसे होता है। अब मान लीजिए मुझे पूरे इंटायर पैराग्राफ को कोट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा ब्लॉक कोट ओपनिंग टैग और ब्लॉक कोट क्लोजिंग टैग। अभी आपको ये प्रीव्यू एकदम अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि इसमें CSS नहीं है। अगर मैं इसमें CSS ऐड करा देता हूँ तो आपको देखिए प्रीव्यू ऐसा दिख रहा होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि HTML में हम किसी चीज़ को कोड कैसे करते हैं। सिंगल लाइन के लिए हम क्यू टैग का यूज करेंगे, क्यू कोड का यूज करेंगे, और आपको मल्टीपल लाइन या पैराग्राफ के लिए हम ब्लॉक कोड टैग का यूज करेंगे। गाइस अब मैं आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। सुपर स्क्रिप्ट को हम SUP टैग से लिखते हैं और सब स्क्रिप्ट को हम SUB टैग से लिखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है कि जैसे हमें किसी वर्ड्स को टॉप पे ले जाना होता है, जैसे E=MC² लिखना है, इसमें 2 क्या होगा, टॉप पे होगा। ऐसी कंडीशन के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया E=MC²। अभी आप प्रीव्यू में देख रहे हैं कि ये जो हमारा 2 और C सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने SUP टैग का यूज कर लिया, यानी सबसे पहले मैं लिखूंगा SUP ओपनिंग टैग और SUP क्लोजिंग टैग। ये देखिए C हमारा टॉप पे चला गया। इस कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद मैं 2 BR लगा देता हूँ, और मैं आपको बताता हूं अब सब स्क्रिप्ट क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको H2O लिखना है, जैसे केमिकल फार्मूला लिखना है, तो वहां पे 2 क्या होगा, बॉटम में जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं H2O लिखता हूं। प्रीव्यू में देखिए अभी आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 में मैं ओपनिंग SUB टैग लिखता हूँ एंड क्लोजिंग SUB टैग लिखता हूँ। सॉरी, ओ चला गया है, अब ओ मैं लिख देता हूँ। तो ये देखिए ऐसे लिख गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको H2O लिखना है, किसी भी चीज़ को बॉटम में रखना है तो वहाँ पे सब का यूज करना है, और टॉप में रखना है तो वहाँ पे SUP टैग का यूज करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML में इमेजेस को हम कैसे कॉल कराते हैं और कैसे उसका प्रीव्यू देखते हैं। तो HTML में इमेजेस को कॉल कराने के लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, IMG लिखेंगे। IMG ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सोर्स एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, SRC। और सोर्स एट्रीब्यूट्स में हम इमेज का पाथ कॉल कराएंगे। इमेज के पाथ दो टाइप के हो सकते हैं, या लोकल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। लोकल पाथ के लिए सबसे पहले इमेज जहाँ पे आपकी सेव होती है तो वहाँ पे कॉल करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इस वाले फोल्डर में एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए 2 इमेजेस हैं,
एक तो हमारी सेम HTML फ़ोल्डर के अंदर है और एक इमेजेस के अंदर है। अगर आपको इमेज ये वाली कॉल करानी है रैबिट वाली, तो न और आपका पेज मान लीजिए इसी फ़ोल्डर में सेव है, तो आपको इमेज का पाथ क्या लिखना होगा? सीधे rabbit.jpg। ये देखिए, यहाँ से इमेज हमारी कॉल हो गई है। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन बताता हूँ। जैसे img पेज हमारा सेव है, तभी ये इमेज कॉल हुई है। अब मान लीजिए हमें ये वाली इमेज कॉल करानी है, तो ये वाली इमेज हमारी कहाँ पे है? इमेजेस नाम के फोल्डर में है। तो हम यहाँ पे पाथ क्या लिखेंगे? images / इमेज का नाम। कि ये देखिए हमारी दोनों इमेज कॉल हो गई हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इमेज फ़ोल्डर के अंदर है तो आपको पहले फ़ोल्डर का नाम लिखना होगा। अगर इमेज उसी फ़ोल्डर में है जहाँ आपका HTML पेज सेव है, तो आपको पाथ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इमेज टैग में आर्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने के लिए किया जाता है। आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी वैकल्पिक टेक्स्ट। यहाँ पे लिखते हैं ऑल्ट और इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। जैसे फर्स्ट इमेज के लिए दे देते हैं दिस इज आ रैबिट, और सेकंड वाली के लिए मैंने एलिफेंट्स ग्रुप लिख देते हैं या एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लिख देते हैं, जो भी आपका अच्छा सा वर्ड हो। तो ये देखिए इन दोनों वर्ड्स में हमने ये डिफाइन कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहले अगर बाई चांस की बात है, अगर आपकी वेबसाइट में इमेज किसी रीजन से लोड नहीं हो पाती है, तो इमेज की जगह पे ये ऑल टेक्स्ट लिख कर आता है और आप ये जान सकते हैं ये इमेज किस बारे में है। सेकंड चीज, ये एसईओ के लिए बेनिफिट होता है। सर्च इंजन ऑल टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं और आपकी साइट को सर्च में हेल्प कर सकते हैं। थर्ड चीज, ये एसेसिबिलिटी। स्क्रीन रीडर ऑल टेक्स्ट को पढ़कर इमेज का मतलब जान सकते हैं। अब मैं आपको विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। इनकी हेल्प से आप इमेज की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। अभी आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में देखिए दोनों इमेज हमारी फुल विड्थ में नज़र आ रही हैं। इसको मैं आपको ब्राउज़र पे भी दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए ब्राउज़र पे देख रहे हैं, तो ये रैबिट और ये एलिफेंट वाली इमेज हमारी फुल नज़र आ रही है। आप ये चाहते हो कि हम इमेज के साइज को कंट्रोल करें, तो उसके लिए हम विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम विड्थ लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू आप पिक्सल या परसेंटेज में दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्सल्स में बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने 400 px लिख दिया है। px का मतलब पिक्सल होता है। उसके बाद मुझे हाइट डिफाइन करनी है। तो गाइस HTML में हाइट आप चाहो मैन्युअली डिफाइन कर सकते हो या ऑटो कर सकते हो। तो बेस्ट वे है कि आप हाइट की वैल्यू को ऑटो रखिए। तो यहाँ पे मैं ऑटो कर देता हूँ। ऑटो क्या करता है कि विड्थ के अनुसार हाइट को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे देखिए ब्राउज़र पे हमारी विड्थ 400 px हो गई है और हाइट हमारी ऑटो हो गई है। उसके बाद मैं सेकंड इमेज में मैं आपको परसेंटेज में करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं विद एट्रीब्यूट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 50% कर देता हूँ और हाइट मैं इसकी ऑटो कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें जो है ये हमारी ऊपर वाली विड्थ 400 px है और जो है सेकंड वाली इसमें विड्थ 50% px है। गाइस, ये जो विड्थ होती है ये ब्राउज़र की विड्थ होती है। तो ये इसकी 50% ले रहा है। अब मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए देखिए, जैसे मैंने इस ब्राउज़र को रीलोड किया है, तो इसमें इसने क्या किया हुआ, ये इसकी 400 px विड्थ है और ये इसके फुल ब्राउज़र की ये 50% विड्थ है। अभी ये दोनों इमेज एक लाइन में आ रही हैं, तो मुझे इसको अलग-अलग लाइन में करने के लिए बीआर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बीआर टैग लिख देता हूँ। उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये टॉप वाली 400 पीएफ की है और सेकंड वाली हमारी जो है 50% आ रही है। तो ये ब्राउज़र की विड्थ की होती है। अब आपको मैं इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट होता है। ये हर ब्राउज़र पे होता है। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम में ये है। आपको इंस्पेक्ट पे जाना है। उसके बाद ये जो आइकन दिख रहा है, पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका रिस्पॉन्सिव आ जाता है और यहाँ पे इसकी विड्थ आ जाती है। और यहाँ से देखिए जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, जो 400 वाली पिक्स की विड्थ है वो स्टिल है और जो 50% विड्थ है, ये पर्टिकुलर ब्राउज़र के अनुसार अपने आप एडजस्ट कर रही है। जैसे मैं इतना कर रहा हूँ, तो ये देखिए इतने की 50% ले रही है और ये जो है इतने की 50% ले रही है। और जो गाइस इमेज हमारी परसेंटेज में होती है, उसमें इमेज की विड्थ ब्राउज़र पे की विड्थ पे डिपेंड करती है। जितना ब्राउज़र की विड्थ बड़ी होगी, उतना इमेज का साइज़ बड़ा होगा और जितनी ब्राउज़र की इमेज छोटी होगी, उतना इमेज का साइज़ छोटा होता जाएगा। लेकिन जो पीएक्स में होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इमेज में विड्थ में पिक्सल और परसेंटेज में क्या अंतर होता है रखने पे।
अब मैं आपको एक इसमें और टाइटल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट्स बेसिकली अगर आप ऑल्ट टैग यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शनल होता है। ये इमेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे ये रैबिट है तो मैं इसको लिख देता हूँ ब्यूटीफुल रैबिट। देखिए मैंने इसमें ब्यूटीफुल रैबिट लिख दिया है, लेकिन इसमें एक खासियत क्या होती है, जैसे आप इमेज पे रोल ओवर लेके जाओगे तो यहाँ देखिए इमेज में जो भी आपने टाइटल में दिया होगा तो ये उसका टाइटल आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आप टाइटल को आप रख सकते हो और आप नहीं भी रख सकते, ये ऑप्शनल है जब अगर आप इमेज में ऑल्ट टैग यूज कर रहे हो। अब मैं आपको इमेज में एक्सटर्नल पाथ के बारे में बताता हूँ कि इमेज में जो है आपका एक्सटर्नल पाथ कैसे यूज होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं IMG लिखता हूँ, IMG टैग लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सोर्स एट्रीब्यूट लिखता हूँ और यहाँ पे आप एक्सटर्नल यूआरएल इमेज का दे सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये यूआरएल दे दिया तो हमारी ये इमेज आ गई। इसमें भी आप जो है विड्थ और हाइट और आल्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप आल्ट लिख दीजिए, आल्ट में जो वैल्यू देना चाहो, और विड्थ में भी आप जो वैल्यू देना चाहो। जैसे मैंने दे दिए इसको 50 px दे दी, तो देखिए कितनी इमेज छोटी हो गई हमारी। और हाइट मैंने इसकी ऑटो कर दी है। तो गाइस आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम इमेज को कैसे कॉल करते हैं, आल्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टाइटल का यूज कैसे किया जाता है और आल्ट को क्यों यूज करना चाहिए। अब मैं आपको यूआरएल के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गूगल की वेबसाइट खुली है। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए ये जो एड्रेस खुल जाता है इसको यूआरएल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यह यूनिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दो दो सेम नाम की वेबसाइट का एक यूआरएल नहीं हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यूआरएल क्या होता है। अब मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं example.com का यूआरएल। अभी आप जो ये एचटीटीपीएस देख रहे हैं ये प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे आपका एफटीपी आ सकता है, आपका मेल टू आ सकता है। तो मतलब इस टाइप के प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं। उसके बाद आप ये जो बगल में देख रहे हैं इसको बोलते हैं डोमेन या यूनिक नेम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचटीटीपीएस होता क्या है। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ एचटीटीपी क्या होता है। गाइस एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर उसमें हम एस लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं सिक्योर। यानी कि एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और जो एस होता है ये एस तब आता है जब किसी भी वेबसाइट में एसएसएल की सिक्योरिटी इंस्टॉल होती है। तो इसका मतलब ये है कि जिन वेबसाइटों का यूआरएल एचटीटीपीएस होता है उसमें एसएसएल की सिक्योरिटी इंस्टॉल होती है। एसएसएल यानी कि जिन यूआरएल में एचटीटीपीएस होता है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। एचटीटीपीएस में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है और इसका मतलब ये होता है आप जो भी फॉर्म भरते हो, पासवर्ड लिखते हो या पेमेंट करते हो वो डेटा सिक्योर होता है। उसको बीच में कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। और ब्राउज़र और सर्वर के बीच का जो डेटा होता है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है और आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी जिससे बनी रहती है। वेबसाइट के यूआरएल के साथ आपको पैडलॉक का आइकन भी दिखाई देता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूआरएल क्या होता है। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया वो सिंपल यूआरएल का बताया है। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स यूआरएल का एग्जांपल बताता हूँ। उसके लिए आप ये जो यूआरएल देख रहे हैं इसके मैं पार्ट्स को आपको बताता हूँ। पहला पार्ट आपका प्रोटोकॉल होता है, मीन कैसे कनेक्ट होना है, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। फिर सेकेंड पार्ट आपका डोमेन होता है, यह वेबसाइट का नाम होता है जो कि यूनिक होता है। उसके बाद गैस एक पोर्ट आता है, ये इंडिविजुअल होता है, इसका मतलब होता है किस पोर्ट से हमें कनेक्ट होना है। और उसके बाद पाथ आता है, इसका मतलब होता है किसी फाइल या पेज को एक्सेस करना होता है। और उसके बाद क्वेरी होती है जो एक्स्ट्रा इन्फो होती है जो सर्वर को भेजनी होती है। और उसके बाद फ्रेगमेंट होता है या किसी भी पेज के स्पेसिफिक पार्ट में हम जा सकते हैं। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सिंपल यूआरएल और कॉम्प्लेक्स यूआरएल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि www काम कैसे करता है। जब भी आप ब्राउजर पे कोई भी डोमेन नेम आप टाइप करते हो जैसे कि example.com, तो ब्राउजर क्या करता है कि ब्राउजर डोमेन नेम को डीएनएस सर्वर से पूछता है कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है। तो डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस जवाब देता है कि इस जो है डोमेन का आईपी एड्रेस ये है। उसके बाद क्या करता है, फिर ब्राउजर रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है और सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके ओके कर देता है और आपका वेब पेज दिखाई देने लगता है। तो अब आपको आसान भाषा में अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि डोमेन नेम सिर्फ वुमेन के लिए होता है। इंटरनेट सिर्फ आईपी एड्रेस से काम करता है, क्योंकि हम आईपी एड्रेस को याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए डोमेन नेम बनाया गया है कि डोमेन नेम जो है से आप डोमेन को इजीली याद कर सकते हो। जैसे google.com, example.com को डोमेन नेम आप आसानी से याद कर सकते हो। इसी की जगह अगर आपको आईपी दे दी जाएगी, आईपी आप याद नहीं कर पाओगे। तो डोमेन नेम सिर्फ वुमेन के लिए होता है और जो भी इंटरनेट आपका बैकएंड में चलता है वो आईपी एड्रेस से चलता है।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग से हम किसी वेब पेज पर जा सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर उस पे क्लिक करके हम वेबसाइट के एड्रेस को ओपन कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट के सेक्शन पर जा सकते हैं, या उस पे क्लिक करके हम ईमेल या किसी फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक सिंटैक्स के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको एंकर टैग लिखते कैसे हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले एंकर टैग का ओपनिंग टैग लिखते हैं, और उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम एंकर टेक्स्ट देते हैं, जैसे विजिट गूगल लिख देते हैं। ये आपका एंकर टेक्स्ट होता है, और इसके बाद हम href लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ से पर्टिकुलर आप किसी वेबसाइट का यूआरएल इनपुट कर सकते, ईमेल का इनपुट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी फाइल का यूआरएल इनपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल का यूआरएल इनपुट करता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं क्या लिखता हूँ, https:// फिर www. एंड यहाँ पे google.com। देखिए जैसे मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये देखिए हमारी गूगल की वेबसाइट खुल गई है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि HTML में हम एंकर टैग को कैसे लिखते हैं और ये कैसे काम करता है। गाइस अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग होता क्या है। अब मैं इसके कुछ और सेक्शन के बारे में बताता हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको इसके टारगेट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। HTML में दो टाइप के टारगेट होते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है ब्लैंक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल्फ और ब्लैंक में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये वेबसाइट का पेज खुला हुआ, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि वो पेज हट जा रहा है और उसी पेज पे ये वेबसाइट का यूआरएल आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ। ये पर्टिकुलर एंकर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, टारगेट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं सेल्फ लिख देता हूँ। तो सेल्फ का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस की बात इसकी जगह पे हमें ब्लैंक लिखना हो तो क्या होगा? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिख दिया है, और उसके बाद मैं यूआरएल पे जाता हूँ, और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इस बार क्या हो रहा है कि हमारा ये पेज तो है ही है, इसके बगल में एक नया यूआरएल खुल जा रहा है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि टारगेट का मतलब क्या होता है। सेल्फ में सेम विंडो पे खुलता है, और ब्लैंक वाले में क्या होता है कि हमारा न्यू विंडो पे खुलता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टारगेट के बाद हम इसमें टाइटल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट्स ये बताता है कि यह किस बारे में है। जैसे यहाँ पे विजिट गूगल की जगह पे लिखा होता है विजिट वेबसाइट। अब आप यहाँ से ये नहीं पता कर सकते हैं पर्टिकुलर किस वेबसाइट पे हमें जाना है, तो यहाँ पे हम टाइटल में दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं google.com। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस पे रोल ओवर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ये google.com का लिंक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि HTML में टाइटल्स क्या होते हैं। टाइटल से हम पर्टिकुलर यूआरएल को डिफाइन कर सकते हैं, या यूआरएल की डिस्क्रिप्शन को हम दे सकते हैं। अब मैं आपको HTML में एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल की। एब्सोल्यूट यूआरएल वह यूआरएल होता है जिसमें वेबसाइट का फुल एड्रेस होता है। मतलब कि वेबसाइट में प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है और पाथ होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं। इसमें आप यह देखिए, यहाँ पे जो है आपका इसमें जो है ये प्रोटोकॉल है HTTPS, और ये आपका जो है डोमेन नेम है, और यहाँ पे आपका पाथ दिखाई दे रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, फुल एड्रेस होता है। और इसकी मैं क्वालिटी बताता हूँ। एब्सोल्यूट यूआरएल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसमें फुल एड्रेस शामिल होता है, और या ज़्यादा लंबा और फुल पाथ वाला होता है। और मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कब करना चाहिए। जब हम किसी दूसरी वेबसाइट या पेज को लिंक करते हैं, या जब हमें ईमेल या सोशल मीडिया पर लिंक शेयर करना होता है। अब मैं आपको रिलेटिव यूआरएल के बारे में बताता हूं। तो रिलेटिव यूआरएल वह यूआरएल होता है जिसमें उस फाइल या पेज का लोकेशन लिखा होता है जो आपकी करंट वेबसाइट में मौजूद होता है। यानी कि जो भी आप जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, तो उस वेबसाइट पे ही ये यूआरएल वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये दो यूआरएल देख सकते हैं। या तो आप /about.html लिख सकते हैं, या आप about.html लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ क्वालिटी बताता हूँ। यह वेबसाइट के अंदर के पेजों को लिंक करता है, या छोटा और आसान होता है, या केवल जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे होते हैं उसी वेबसाइट पे ही काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कब करना होता है। जब आप किसी वेबसाइट के अंदर के एक से दूसरे पेज को लिंक करना चाहते हो, जब आप साइट के एक डोमेन को दूसरे डोमेन पे ट्रांसफर करना चाहते हो। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस अब मैं आपको HTML में एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। HTML में एट्रीब्यूट्स वह होते हैं जो किसी भी टैग में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको कुछ मेन एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ।
अब मैं आपको कुछ कॉमन HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे देखिए href, सोर्स एट्रीब्यूट्स, alt एट्रीब्यूट्स, टाइटल एट्रीब्यूट्स, स्टाइल, ID, क्लासेस एंड टारगेट। ये कुछ कॉमन HTML के एट्रीब्यूट्स हैं जो बेसिकली आपके टैग में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। गाइस, इस सेक्शन में इतना ही, और आने वाले न्यू ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में टेबल्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं, और आपका वीडियो और ऑडियो एलिमेंट्स क्या होता है, और ऑडियो और वीडियो कैसे प्ले करे जाते हैं, कैसे उन पे कंट्रोल किया जाता है, और आपका सिमेंटिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप चेक कर लीजिएगा। और गाइस, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि HTML में टैग्स क्या होते हैं, और HTML में इमेजेस कैसे कॉल कराई जाती हैं, URL क्या होता है, और एंकर टैग क्या होता है। गाइस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।